प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक चल रहा था चैप्टर नंबर 3 और उसके चल रहे थे न्यूमेरिकल और 9 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे और उसके बाद में अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सामने लिखा रहेगा और हालांकि ये नीचे सॉल्व है, लेकिन ये सॉल्व किया हुआ आपको नहीं दिखाएंगे। ये सॉल्व किया हुआ हम, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्कैन करके नीचे आपके वीडियो में डाल देते हैं और उसमें लिंक दिया हुआ रहता है। एक लिंक रहता है पीडीएफ नोट्स का, तो वहाँ पर पीडीएफ नोट्स हम आपको डाल देते हैं। जो भी आज पढ़ाएंगे आज ही पीडीएफ नोट्स में जैसे ही टच करोगे वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। हर वीडियो में यही क्रम रहता है। हर वीडियो में हम जो भी पढ़ाते हैं उस दिन का उसी दिन नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिया रहता है। पहला रहता है पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स में आप लोगों को टच करते ही पीडीएफ नोट मिल जाएंगे जो उस वीडियो में पढ़ाया होगा। और दूसरा लिंक रहता है नेक्स्ट वीडियो का, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही टच करेंगे लिंक दिया रहता है, अगले वीडियो में आप पहुंच जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 60 वाट और 30 वोल्ट का बल्ब है और 90 वोल्ट से जलाया जाए। अगर 90 वोल्ट से 30 वोल्ट वाला बल्ब जला देंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, उसका एलिमेंट जल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, बल्ब के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो जैसे समझाने के लिए हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक बल्ब है और इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है प्रतिरोध और इसको जलाना है हमें 90 वोल्ट पर जलाना है। प्रतिरोध मान लीजिए कि R लगाया गया। तो इसमें करना क्या है कि पहले तो ये देखेंगे कि इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है। तो बल्ब का प्रतिरोध और ये प्रतिरोध R जो लगाया गया है ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और बल्ब में ये देख लेंगे कि धारा अधिकतम कितनी बह सकती है, वही धारा बाद में हम अप्लाई कर देंगे। बस यही करना है। तो देखते हैं पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना है, बल्ब का प्रतिरोध कितना है और बल्ब में धारा अधिकतम कितनी बह सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है P बराबर 60 वाट और V बराबर ये 30 वोल्ट। कहने का मतलब 60 वाट और 30 वोल्ट वाला बल्ब है और बाद में हमें जलाना है इसको, यानी B डैश वोल्टेज जो कि 90 वोल्ट पर जलाना है। तो 60 वाट का 30 वोल्ट का है, तो इसमें धारा देख लीजिए पहले कितनी धारा अधिकतम ले सकता है। P बराबर होता है VI और I बराबर होगा P/V। P का मान है 60 और V का मान है 30, यानी ये धारा ले सकता है अधिकतम 2 एम्पियर की। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। P बराबर होता है या R बराबर होता है V²/P। V का मान दिया हुआ है 30 का करेंगे हम वर्ग बटे P का मान है 60, 3 तिया 9 यानी 900/60। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, हो जाएगा 45/3 और हो जाएगा ये 15 ओम। कहने का मतलब जो हमारा बल्ब है वो 15 ओम रेजिस्टेंस का है। अब ये 15 वोल्ट का रेजिस्टेंस यानी बल्ब का और ये R ये श्रेणी क्रम में है, तो 15 ओम व R श्रेणी क्रम में है। दोनों ये श्रेणी क्रम में है, तो परिणामी इनका R डैश बराबर हो जाएगा 15 + R। अब V बराबर लगा दो IR, V बराबर IR। अब इसमें हमें R का मतलब है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हमारा है R डैश, R ना होकर R डैश, और ये I × R डैश का मान है 15 + R।
अब दोबारा से मान रख दीजिए V का मान अब हमें जलाना है इसको 90 वोल्ट पर। धारा I जो अधिकतम बह सकती थी हमारे बल्ब से वो कितनी है, वो 2 एम्पियर है, और ये 15 प्लस R। हल कर दीजिए इसको, तो 15 प्लस R बराबर अगर निकालेंगे तो ये होगा 90/2 बराबर 45। तो R बराबर निकलेगा 45 माइनस 15 बराबर ये निकल के आ जाएगा 30 ओम का रेजिस्टेंस उसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, यानी 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। तो वैद्युत शक्ति से यहाँ से हमें ये निकालना होगा कि ये कितनी अधिकतम धारा झेल सकता है, पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। ठीक है, तो देखिए कितने प्रतिरोध हैं, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 4 ओम है, और प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। दिए गए प्रतिरोधों में, दिए गए प्रतिरोध का मतलब ये चित्र में ये प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो ये इसमें 4 ओम और ये 4 ओम ये समांतर में जुड़े हुए हैं और एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले तो जो दिया है वो लिख लो, पहले दिया है पहले उसको लिख लो। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, चलो नीले रंग से लिखता हूं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी R1 बराबर R2 बराबर R3, यानी 3 प्रतिरोध हैं और तीनों के तीनों 4 ओम के हैं। और चित्र जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये है और एक ये जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में 2 जुड़े हैं, फिर एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। चलिए ये सामने आ गया, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और इसमें शक्ति दे रखी है 64 वाट। अब देखिए P इक्वल टू होता है I²R, ये फार्मूला होता है, इसको लगाइएगा तो यहाँ से I² इक्वल टू हो जाएगा P/R। P का मान दे रखा है 64 और R का मान दे रखा है 4, यानी कोई एक प्रतिरोध अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है वो दे रखा है कि 64 वाट है। तो ये निकल के आ जाएगा उसमें कितनी अधिकतम धारा बह रही है, तो ये निकल के आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 16 आ जाएगा, और धारा I बराबर बह रही है वो 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। I² बराबर 16 तो I बराबर 4 एम्पियर, इतनी धारा बह रही है। अब इतनी ही धारा पूरे संयोजन से भी बहाई जा सकती है, तो पूरे संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा अब हमें ये निकालना है। तो इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 व R2 यह समांतर में है। अगर ये समांतर है तो समांतर वाला सूत्र लगा दो, 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 यानी R1 का मान दिया हुआ 4 प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2/4 और हो जाएगा 1/2। तो R' बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब यानी इनका परिणामी जो निकला है वो हो गया 2 ओम यानी R'। अब ये R' और ये R3 ये हैं समांतर क्रम में पुनः है। R' व R3 श्रेणी क्रम में हैं। ये हैं श्रेणी क्रम में हैं। अगर श्रेणी में है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा R" बराबर आएगा R' प्लस R3। R' का जो मान निकला है ऊपर निकाल चुके हैं, R' का मान निकला 2 और R3 का मान है 4, तो बराबर हो गया 6 ओम। ठीक है, इतना हो गया। अब तो पूछ रहा है कि पूरा संयोजन कितनी शक्ति लेगा, तो पूरा संयोजन शक्ति लेगा I² R', यानी धारा का मान
धारा का मान ऊपर हम निकाल चुके हैं, धारा I बराबर 4 एम्पियर है, तो 4 का वर्ग इंटू परिणामी जो रेजिस्टेंस लाया है, यानी पूरा सर्किट का यानी पूरा परिपथ का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आया वो 6 आया है ना। तो पूरी शक्ति निकल के आ जाएगी। पूरा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो पूरी शक्ति कितनी होगी ये निकल के आ जाएगा। 4 चौक 16 और 16 6 96, तो 96 वाट ये आ जाएगा आंसर। यही पूछा गया था। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, लिखा हुआ है जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान आता है 25 ओम, तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताओ। तो जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी आ जाता है 25 ओम। तो मान लीजिए कि वह प्रतिरोध R1 और R2 हैं। माना प्रतिरोध R1 व R2 हैं, ठीक है, R1 व R2 मान लिए। अब इसमें अब वो पहली शर्त देखिए, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका परिणामी आता है 25 ओम। तो R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो प्रथम शर्त से क्या निकल के आएगा? प्रथम शर्त से श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम का होता है सूत्र R1 + R2, और जो कि परिणामी आया है 25, इसे समीकरण मान लीजिए 1। उसके बाद में फिर वो कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ें तो 4 ओम हो जाता है, तो समांतर द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या है? इनका अगर रिजल्टेंट निकालें यानी 4 निकलता है, रिजल्टेंट 1/4 और 1/R1 + 1/R2, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। लेकिन इसे थोड़ा सा और हल कर लीजिए। एलसीएम आ जाएगा R1 R2 और ऊपर हो जाएगा ये R2 + R1, और R2 + R1 यानी ये प्रथम शर्त से R1 + R2 होना चाहिए था। तो देखिए R1 + R2 का मान 25 है, वो मान यहाँ पर रख दीजिए। R1 + R2 की जगह पर कितना लिख देंगे? 25। ये समीकरण थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण 1 से R1 + R2 का मान रखने पर ये मान रख दीजिए, तो क्या निकलेगा? आएगा 1/4 = 1/4 R1 + R2 का मान ऊपर से 25 है, तो 25/R1 R2 ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, R1 R2 के मान निकालने हैं बस। तो समीकरण बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, R1 R2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और = इधर आएगा 25 चौक 100, और इसे समीकरण मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से R1 का मान निकाल के और समीकरण सेकंड में रख दो। तो यहाँ से अगर हम R1 बराबर निकालते हैं, समीकरण 1 से R1 बराबर निकालें तो आएगा 25 - R2 ये आएगा, ठीक, यही मान रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से R1 का मान, और रख दें हम समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में मान रखेंगे तो देखो R1 का मान आया है 25 - R2, तो R1 की जगह लिख दोगे यहाँ पर 25 - R2 और इंटू R2 = 100। अब R2 का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा
25R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब क्या करें कि हमें R2 स्क्वायर को, ये माइनस है तो प्लस बनाना है, तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस के 25R2 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100, ये हो जाएगा। अब 100 को भी इधर ले आइए, तो अब इसको इस क्रम में लिख देंगे, घातों के क्रम में, R2 स्क्वायर माइनस 25R2 और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इनके फैक्टर काट लीजिए, R2 का मान निकालना है। तो फैक्टर काटेंगे तो 100 के गुणनखंड करेंगे तो 20 पंजे 100, 20 और 5 25 होते हैं, ठीक है, फैक्टर हो गए। तो R2 स्क्वायर माइनस 25 की जगह लिख देंगे 20 प्लस 5 और R2 प्लस 100 बराबर 0। ये फैक्टर काटना तो सब जानते हैं, तो मैंने इसके फैक्टर ही कर दिए हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका हमने फैक्टर कर दिए। तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R2 का अंदर गुणा करो, माइनस के 20R2 माइनस के 5R2 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में R2 होगा कॉमन, हो जाएगा R2 माइनस 20 माइनस ये हो जाएगा 5 और R2 माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में आ जाएगा R2 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा और R2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर R2 का मान निकालेंगे तो R2 बराबर आएगा 20 ओम और R2 बराबर आएगा 5 ओम। दो मान निकल कर आ गए, ठीक है। अब R2 का ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो R1 का मान भी निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसमें दो कंडीशन है, R2 के दो मान निकले 20 ओम और 5 ओम। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, यदि R2 बराबर है 20 ओम, R2 बराबर 20 ओम अगर मान लें, तो समीकरण 1 से R1 प्लस R2 का मान आ गया 20 बराबर आ जाएगा 25। तो R1 बराबर आ गया 25, हाँ 25 माइनस और ये 20 उधर जाके घट जाएगा, तो R1 बराबर आ गया 5 ओम। इसलिए क्या मान निकले, R1 बराबर निकला 5 ओम और R2 बराबर यहाँ से निकला, R2 का मान हमने जो रखा था, R2 का मान रखा था 20 ओम, ये निकले मान। अब दूसरी कंडीशन फिर से है, अभी हमने R2 का मान 20 ओम लिया था, अब हम R2 का मान, जो दो मान निकले थे, R2 का मान 20 और 5 निकला था, अब हम 5 लेंगे। तो फिर से लिखेंगे, यदि R2 बराबर 5 ओम, तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से फिर से R2 का मान 5 रखिएगा, यानी R1 प्लस R2 का मान 5 इज इक्वल टू हो रहा है 25। तो R1 बराबर आ गया अब 25 माइनस 5 बराबर 20 ओम। तो फिर से, इसलिए R1 बराबर अब कितना निकला 20 और R2 बराबर हमने इस्तेमाल किया है अभी ऊपर 5, ठीक है, ये निकले। तो क्या निष्कर्ष निकला, अगर R1 का मान 20 है तो R2 का मान 5 है, और या R1 का मान 5 है तो R2 का मान 20 है। तो कुल मिलाकर जो परिणामी प्रतिरोध हैं हमारे, ये पूछा गया कि वो प्रतिरोध क्या थे, तो परिणामी प्रतिरोध जो है 20 और 5 हैं, ठीक है। अतः वह प्रतिरोध जो होंगे वह प्रतिरोध 5 ओम व 20 ओम होंगे, ठीक, ये हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया। देखिए इसमें एक चित्र दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिए गए चित्र में यानी दो प्रश्न किए गए हैं। फर्स्ट है ए और बी तथा ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये चित्र दिया हुआ है, तो हम इस चित्र को भी बना लेते हैं। तो चित्र में दिया हुआ है एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है 1 ओम का, और एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है ये भी 1 ओम का, और एक नीचे वाली भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है ये 2 ओम का, और एक इधर भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है ये भी 2 ओम का है, और एक विकर्ण पर लगा हुआ है ये 3 ओम का है, और बिंदु दिए हैं ए बी सी डी। तो पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न क्या है, ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो इन प्रतिरोधों के कुछ नाम मान लीजिए, जैसे इसे वो R1, R2, R3 और इसको R4 और इसको R5। ये हमने इनके नाम दे दिए हैं। अब देखें ए और बी के बीच में अगर निकालना है तो क्या करना होगा कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, सामने दिख रहे हैं R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। फिर इनका जो परिणामी निकलेगा वो और ये R5 ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन तीनों का जो परिणामी निकलेगा वो और ये R3 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर इन चारों का जो परिणामी निकलेगा वो और ये R4 समांतर क्रम में हो जाएंगे। बस यही करना है। अब जो हमने बता दिया इसी को आगे हमें क्रियान्वित करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, R1 और R2 ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो परिणामी कैसे आएगा, परिणामी आएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान दिया हुआ है 2 और R2 का मान दिया हुआ है 1, बराबर आ गया 3 ओम, ठीक है। यानी इनका आ गया 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम यानी इन दोनों का परिणामी आया R डैश और ये R5 समांतर क्रम में है। पुनः R डैश व R5 समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो इनका फिर से परिणामी अब की बार परिणामी मान लीजिए R डबल डैश है 1/R डैश प्लस 1/R5। ये समांतर क्रम का फार्मूला हमने लगा दिया है। R डैश का मान 3 है और R5 का मान भी 3 है, तो कुल मिलाकर आएगा 2/3। तो R डबल डैश बराबर आएगा 3/2 यानी 1.5 ओम, इतना आ जाएगा। अब फिर से अब इन तीनों का परिणामी जो आया R डबल डैश और ये R3 ये श्रेणी क्रम में है। पुनः R डबल डैश व R3 ये श्रेणी क्रम में है। ये हैं श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी आ जाएगा R ट्रिपल डैश बराबर R डबल डैश प्लस R3। R डबल डैश का जो मान आया है वो है 1.5 और R3 का मान है 1। इस प्रकार से ये जोड़ने पर हो जाएगा 2.5 ओम, या कहते हैं कि 5/2 ओम, ये निकला। तो इन सबका परिणामी निकल के आ गया R ट्रिपल डैश और ये R4 ये फिर से समांतर में है। पुनः R ट्रिपल डैश व R4 ये हैं समांतर। कैसे हैं ये समांतर क्रम में हैं। तो अगर ये समांतर हैं तो पहले
समांतर वाला सूत्र लगा दिए, 1/r बराबर 1/r ट्रिपल डैश प्लस 1/r4। 1/r ट्रिपल डैश का मान है 5/2, यानी 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/r4। r4 का मान ये दिया हुआ है यानी 2। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 4 प्लस और इधर हो जाएगा 5। ठीक है, इजिकल टू आएगा 9/10। इस प्रकार से R बराबर आ गया 10/9, इतना ओम। एक ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर है, तो एक ये आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है ए और सी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। ये सरल पड़ जाएगा, इनके और इनके बीच में निकालना है तो क्या करना है कि ये और ये श्रेणी क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, फिर ये 1 2 3 तीनों समांतर क्रम में है। दिख रहा है ना? देखो, ए और सी के बीच में निकालना है तो क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में निकालना है तो आप इस तरह से मानो कि ये रबर से प्रतिरोध जुड़े हुए और खींच लीजिए, तो स्वतः ये सीधे हो जाएंगे यानी श्रेणी क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर ये तीनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, R1 व R2 ये श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी आएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 दोनों के मान रख दो। R1 का मान है यानी 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 ओम। ऐसी फिर से R4 और ये R3, ये R3 और ये R4 ये भी श्रेणी क्रम में है। पुनः R3 व R4 श्रेणी में है। अगर ये श्रेणी में है तो इनका परिणामी आएगा R डबल डैश। R3 का मान यानी R3 प्लस R4। R3 का मान है 1, R4 का मान है 2, बराबर आ गया 3 ओम। ठीक है, अब देखो इनका परिणामी आया है, R डैश, इनका परिणामी आया है R डबल डैश। अब R डैश और ये है बीच का R5 और ये है R डबल डैश हो गया, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। पुनः लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाना है, R डैश कोमा R5 कोमा R डबल डैश ये समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r5 प्लस 1/r डबल डैश इजिकल टू आ जाएगा 1/r डैश। R डैश का मान जो निकला था 3 ओम निकला है, R5 का मान भी 3 ओम है और R डबल डैश का मान भी, ये R डबल डैश का मान भी 3 ओम है, तो ये भी 3 ओम है। तो इस प्रकार से ये हो गया 3/3 बराबर 1/1, या कहें कि R बराबर आ गया 1/1 यानी 1 ओम। ठीक है, ये आंसर, 2 ही आंसर पूछे गए थे, 2 ही खंड थे इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है ये 14। चलिए अगले पेज पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14। तो अब देखो लिखा है निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। और ये परिपथ बना हुआ है इस तरह का, वो हम परिपथ बना देते हैं। ए और
बी के बीच, और ये सभी के सभी 3 ओम 3 ओम और 3 ओम हैं, और ये बिंदु है सी और ये बिंदु है डी, और ये कहा गया ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। अभी देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन इसका जब हम सरल परपथ बनाएंगे तब पता लगेगा कि वास्तव में ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो इनके लिए एक सिंपल सर्किट बना देते हैं। देखो यहाँ पर ए को देखें और डी को देखें, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, अतः ए और डी अलग अलग बिंदु नहीं है बल्कि एक बिंदु कहलाएगा। ऐसे ही ये बी से लेकर और आ जाते हैं हम सी तक, तो बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, अतः बी बिंदु सी से जुड़ा हुआ है, तो बी और सी एक ही हैं। तो एक बिंदु इधर रख लो, एक बिंदु इधर, इधर तो ए और ए सीधा सीधा तार से डी से जुड़ा हुआ है, तो ए और डी एक हैं, यानी ए और डी एक बिंदु हैं और बी और सी एक बिंदु हैं। अब एक एक प्रतिरोध को जोड़ते जाओ, जैसे ये 3 ओम का है, 3 ओम जुड़ा है ए और सी के बीच में, देखो ए इधर और सी इधर, इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया 3 ओम का। अब दूसरा ये वाला 3 देखो किधर जुड़ा हुआ है, ये वाला 3 जुड़ा है सी और डी के बीच में, तो देखो सी इधर है डी इधर है, इन दोनों के बीच में जोड़ दो। चलो ऊपर की तरफ जोड़ दो, ये भी 3 ओम का जुड़ गया। अगला वाला देखो ये कहाँ जुड़ा है, इधर डी है उधर बी है, तो बी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये रहा डी और ये रहा बी, इन दोनों के बीच में इसे भी जोड़ दो, ये भी 3 ओम का है। अब स्पष्ट हो रहा होगा कि ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि ये समांतर क्रम में हो गई है, तो हो गया स्पष्ट है तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो समांतर का सूत्र लगा दो, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, बटे वाला सूत्र होता है समांतर का, यानी 3/3 बराबर 1, तो r बराबर आ गया 1 ओम। यही आंसर है। एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान। यानी क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत वाहक बल बैटरी का दे रखा है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.4 ओम और अधिकतम धारा आई मैक्सिमम ये पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं तो धारा आई बराबर होता है E/R प्लस R, ठीक है, E/R प्लस स्मॉल r। ये कहाँ से आया है, ये है वही फार्मूला जो E बराबर फार्मूला था V प्लस IR, ये तो हम निकाले ही है ना, पीछे डेरिवेशन कर चुके हैं। तो B बराबर होता है IR अब प्लस IR, दोनों में I कॉमन, तो ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, है ना। तो I बराबर अगर निकालें तो I बराबर क्या निकलेगा, E/R प्लस स्मॉल r, ये निकला आया। यही फार्मूला यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन ये कहा है कि I का मान कितना है, अधिकतम। अधिकतम की बात करेंगे तो एक छोटा सा परिपथ थोड़ी देर के लिए बना लीजिए। ये मान लो कि बैटरी लगी हुई है, बैटरी में ही आंतरिक प्रतिरोध होता है और बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल R। ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है, ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये है बैटरी। अब वो ये कह रहा है कि धारा अधिकतम हो, धारा इधर से बहेगी I, धारा अधिकतम हो। देखिए ये तो अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको तो हम नहीं घटा सकते, आंतरिक प्रतिरोध को नहीं घटा सकते, लेकिन धारा अधिकतम करने के लिए हमें परिपथ का प्रतिरोध कम करना है। तो परिपथ का प्रतिरोध कैसे कम कर सकते हो,
जो कैपिटल आर है यानी बाह्य प्रतिरोध है, इसको घटा सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और कम से कम कितना हो सकता है? बाह्य प्रतिरोध को 0 कर सकते हैं, तब धारा अधिकतम होगी। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, इसको हम घटा नहीं सकते क्योंकि सेल के अंदर होता है, इसको नहीं घटा सकते। बाह्य प्रतिरोध को घटा सकते हैं। तो यही वाली कंडीशन लगा देंगे, यानी आई मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा? ई बटे स्मॉल आर रह जाएगा, और आई मैक्सिमम के लिए आर बराबर कैपिटल आर बराबर 0 ले सकते हैं। तो हमने 0 ले लिया। अब मान रख दीजिए, ई का मान है 12 और स्मॉल आर का मान है 0.4। नीचे दशमलव हटाएं तो 120/4 और 4 तियाँ 12 और 30 एम्पियर की धारा अधिकतम प्रवाहित हो सकती है। ये निकल कर आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे आज, 16वां क्वेश्चन है। देखो ये लिखा है, क्वेश्चन को हम सामने पढ़ रहे हैं। लिखा है, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर हो जाता है 1.8 वोल्ट का। यानी धारा आई बराबर 0.5 है तो V बराबर है 1.8, और 1.0 एम्पियर धारा लेने पर, यानी धारा आई बराबर 1 एम्पियर है, तब V बराबर हो जाता है 1.6 वोल्ट विभवांतर हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर और विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई ज्ञात करना है। ई और आर ज्ञात करना है, और आई और वी के मान 2 बार दे रखे हैं। तो 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो 2 समीकरण बन जाएंगे। तो पहले धारा आई 1 बराबर जो दे रखा है वो 0.5 है, तब ई बराबर जो हो जाता है, सॉरी ई नहीं वी दिया होगा, हाँ, तब बी बराबर जो हो जाता है वो 1.8 है। और जब धारा I2 बराबर हो जाता है 1.0, तब V बराबर हो जाता है 1.6। चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ यही दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल E कितना होगा और स्मॉल r कितना होगा, ये 2 पूछे गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले I1 और ये V1 है, इसे V2 कह दीजिए। तो उसी समीकरण में रख दीजिए, यानी B + IR = होता है E। यही मान 2 बार रखिएगा। तो V का मान यानी V1 कर लीजिए पहले, V1 R1, तो विद्युत वाहक बल तो वही रहेगा E। तो V1 का मान जब है 1.8 प्लस I1 का मान, I1 R1 नहीं, I1 का मान है 0.5 और R तो पूछा गया है बराबर E। एक समीकरण हो गया। पुनः दूसरी वाली शर्त लगा दीजिए, जो दूसरी शर्त दी है, V1 की जगह अब हो जाएगा V2 प्लस I2R = E। तो V2 का मान अब की बार है 1.6 प्लस I2 का मान है 1.0, स्मॉल r बराबर E। ये हो गया समीकरण सेकंड। अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, क्योंकि समीकरण 1 में भी E का मान है, ये भी E का मान है, E बराबर इतना और E का मान इतना। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर दीजिए। 1 और 2 की तुलना कर दें तो यहाँ पर देखो ये निकल के आ जाएगा, ये वाला मान, यानी 1.6 प्लस 1.0 R बराबर आएगा 1.8 प्लस 0.5 R। ठीक है, तो ये R का मान निकालना है, तो 0.5 R को भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1.0 R माइनस 0.5 R बराबर 1.8 माइनस 1.6। तो 1.0 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा, 0.5 R बराबर आएगा 1.8 में से 1.6 घटा दो तो 0.2 आ जाएगा। तो स्मॉल r बराबर 0.2/0.5 आ जाएगा। दशमलव हटा दो, 2/5 आ जाएगा, तो 0.4 ओम आ जाएगा। एक तो ये आंसर है।
आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया था, और साथ ही विद्युत वाहक बल भी पूछा गया है। तो स्मॉल आर का जो मान निकला है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो विद्युत वाहक बल ई निकलाएगा। तो स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए 1.8 प्लस 0.5 इंटू आर का मान निकला है 0.4 इजिकल टू आ जाएगा ई। तो 1.8 प्लस इनका गुणा कर लिए 4 पंजे 20, तो 2 अंक बाद दशमलव बराबर आ गया ई। तो ई बराबर यानी इनको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2.0 इतने वोल्ट। एक ये आंसर। तो क्या मान पूछे थे? एक तो ई का मान पूछा था, तो ई का मान आ गया 2 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध पूछा था, आंतरिक प्रतिरोध आ गया 0.4 ओम। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर निकला। आंसर हमने मिला भी लिया, यही आ रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। आज हम वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, शेष जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में पूरे करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।